हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मेरा एक इंडियन जियोग्राफी भारतीय भूगोल का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग प्रीवियस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी हासिल करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। आप हेडिंग डालेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में पहला पॉइंट लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए गंगा नदी प्रमुख रूप से दो देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। अब बात आती है गंगा नदी की। तो गंगा नदी दो नदियों की प्रमुख धाराओं का सम्मिलित रूप है। कौन कौन सी नदी है? दो, भागीरथी और अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा का जो सम्मिलित रूप है, इसको हम गंगा नदी बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट में आएंगे कि भागीरथी का उद्गम कहां से होता है और अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है। ये जो दो नदी दिख रही हैं आपको, यहाँ छोटा था इसलिए मैं यहाँ बना के आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये आपकी भागीरथी नदी है, ये अलकनंदा नदी है। यहाँ पर देखिए, ये भागीरथी है और ये अलकनंदा है। तो भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती हैं, है ना। भागीरथी की बात कर रहा हूं। अब आते हैं अलकनंदा की। उत्तराखंड में ही एक सतोपत हिमनद है। सतोपत हिमनद है। वहां से दो नदियों का अलग अलग धाराओं में उद्गम होता है। कौन कौन सी हैं? विष्णु गंगा और धौली गंगा। एक ही ग्लेशियर से निकलती है, उसका नाम है सतोपत हिमनद, सतोपत ग्लेशियर। वहां से दो नदियों का उद्गम होता है और वो दोनों नदियां सम्मिलित रूप से एक जगह पे मिलती हैं, जिसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे ही ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं दोनों नदियों की धाराएं, तो वहां से हम इसको अलकनंदा की धारा बोलते हैं, या अलकनंदा नदी के नाम से हम उसको जानते हैं। फिर जब वो धारा आगे आती है, वो नदी बहते जाती है अलकनंदा, तो एक नदी पिंडार आके यहाँ पे उसको मिलती है। तो जिस पॉइंट पे मिलती है, हम उसको कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। इसी तरह नदी आगे की ओर बहती जाती है और एक नदी और आके मिलती है, उसका नाम है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से जहाँ पे मिलती है, उसको हम रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही आगे आई अलकनंदा नदी, इधर से भागीरथी आ रही, इधर से अलकनंदा नदी आ रही। जैसे यहाँ पे देखिए भागीरथी, अलकनंदा, और ये पॉइंट जहाँ पर दोनों नदी मिलती हैं, ये इसको हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहीं से, अब इसके आगे, अब दोनों धाराएं खत्म हो गई, भागीरथी और अलकनंदा, तो यहीं से हम इसको गंगा नदी नाम देते हैं। गंगा नदी इसका नाम पड़ता है और ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर पूरा गंगा नदी के नाम से भारत में प्रवाहित होती है। ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है। अब गंगा नदी आ गई, ये हम लोग देख लिए हैं। आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे कि गंगा नदी प्रमुख रूप से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? यहां से निकलती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी का प्रवहन होता है। कौन कौन सा? उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार,
फिर झारखंड और लास्ट है पश्चिम बंगाल। ये भारत के 5 राज्यों से होकर इनका प्रवहन होता है। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड में बहुत कम, बहुत नाम मात्र की है जहाँ झारखंड में वो प्रवाहित होती हैं। इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सबसे ज़्यादा गंगा नदी का प्रवहन यूपी राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ होता है? झारखंड में। गंगा नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती हैं और झारखंड राज्य में सबसे कम प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे कि गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार से, मतलब पहाड़ से निकलती हैं, पहाड़ी एरिया से निकलती हैं और पहाड़ को कहाँ से छोड़ती हैं? हरिद्वार से पहाड़ को छोड़कर वो मैदानी इलाके में आ जाती हैं। ठीक है, तो पॉइंट लिखेंगे कि गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, अब बात आती है, अब धीरे धीरे गंगा नदी ऐसे बहते आई और यहाँ पर एक वितरिका क्या होता है? मतलब वितरित होना, भागों में डिवाइड होना या उनकी शाखाओं में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो यहाँ पर गंगा नदी का 2 शाखाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये आपको दिख रहा है, एक ये दक्षिण की ओर मुड़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आके मिल गई। इसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, इसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। अब हुगली नदी इधर आ गई और पश्चिम बंगाल में हम गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। फिर से भागीरथी पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ भागीरथी और हुगली 2 वितरिकाओं में यह विभाजित होती है। और बात आती है यहाँ छोटा नागपुर के पठार से अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए दामोदर नदी पूर्व की ओर बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है, और दामोदर नदी को ही बंगाल का अभिश्राप कहा जाता था। अब नहीं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बांध बनाकर उसके पानी को नियंत्रित कर लिया गया है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये ब्लू कलर का स्पॉट जो दिख रहा है वो कोलकाता को शो कर रहा है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ तक भागीरथी, मतलब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जानते हैं। और पश्चिम बंगाल छोड़कर जब यह प्रवेश करती है कहाँ? बांग्लादेश में। जैसे ही ये बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, हाँ, तो इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर ग्लेशियर्स के निकलती है और आके गंगा नदी से मिलती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही हम बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो पद्मा और जमुना का सम्मिलित रूप पद्मा नदी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर उसको पद्मा, यहाँ पर देखिए ये ब्लू स्पॉट आपको दिखेगा, यहाँ पर भी पद्मा नदी के नाम से जाना गया है। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मणिपुर से एक नदी का उद्गम होता है और आके वो कहाँ मिलती है? पद्मा नदी से मिल जाती है। तो पद्मा, मेघना और पद्मा का सम्मिलित रूप, मेघना को बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। मेघना और पद्मा के सम्मिलित रूप को हम मेघना नदी, यहाँ पर इसको हम अब मेघना नदी के नाम से जानेंगे। यहाँ पर पद्मा नदी थी, जैसे ही बराक नदी यहाँ पे मिली, बराक और पद्मा का
सम्मिलित रूप हम लोग मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मेघना नदी के रूप में गंगा नदी अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सम्मिलित रूप से जब यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदी? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का सम्मिलित रूप जब बंगाल की खाड़ी में मिलता है तो वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सुंदरबन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है, मतलब यहाँ तक। ठीक है, हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक सुंदरबन डेल्टा का विस्तार है। ठीक है, अब सुंदरबन डेल्टा की कुछ विशेषताएं हैं वो हम लोग जानेंगे। सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? पहला तो ये प्रश्न है। इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्षों की बहुतायत थी, इसलिए इसको हम सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, सुंदरी नामक वृक्ष का बहुतायत होने के कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है ये मैंग्रोव वन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हम एक प्रकार का पेड़ वन का प्रजाति है, वृक्ष है जो कि खारे जल, लवणीय जल में, नमकीन सॉल्टेस्ट वाटर में इनका ग्रोथ होता है। और ये मतलब जहाँ पे सॉल्टेड मिट्टी रहती है तो समुद्र के किनारे ही ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं। ऐसे वनों को हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। मैंग्रोव का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, और मैंग्रोव का सबसे बड़ा, भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा सुंदरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दूसरी जगह पे गुजरात के समुद्री इलाके में पाए जाते हैं। और तीसरी सबसे ज़्यादा यहाँ पर, दूसरी जगह गुजरात में, और तीसरी जगह आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट में कहाँ? सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज़्यादा, भारत में सुंदरबन डेल्टा के पास सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं, और तीसरे आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं पर मैंग्रोव वन की बहुतायता पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ को पढ़ने के लिए हम दो भागों में इसको विभाजित करेंगे। कौन कौन से? दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ और बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ। दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ। दाहिने मतलब गंगा नदी का प्रवाह ऐसा हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, मतलब ये दाहिना हुआ और ये बायां हुआ। तो दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लें। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन कौन कौन सी हैं लिख लेते हैं। इसका क्रम बिल्कुल लिखना है और आपको दिमाग में रखना है। चंबल नदी
बेतवा, चंबल सिंध बेतवा, चंबल सिंध नदी, बेतवा, केन, टोन, सोन, केन, टोन्स और सोन नदी। ये 5-6 नदियां हैं जो कि गंगा नदी की बाएं तरफ से दाहिनी तरफ से सहायक नदियां हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में चले। इसमें यमुना नदी भी है, यमुना नदी भी शामिल करेंगे इसमें, ठीक है। तो दाहिने तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स और सोन। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स और सोन, ये 7 नदियां हैं जो कि दाहिनी तरफ से गंगा नदी में मिलती हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना की बात कर लेते हैं, एक एक करके थोड़ा सा हम लोग चर्चा में लाते हैं इनको और देखते हैं। यमुना नदी, यमुना नदी ये है। यमुना नदी लिखेंगे, यमुना नदी में एक छोटा सा हेडिंग डाल के लिख लेंगे कि यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ के पास यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है और ये यूपी के प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देख एक बार फिर से सुन लीजिए कि यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ के पास स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद जगह पर मिलती है, ठीक है। चलिए, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई 1385 किलोमीटर। इसकी लंबाई, यमुना नदी की लंबाई 1385 किलोमीटर है। चलिए, अब बात आती है चंबल, सिंध, बेतवा और केन की। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 नदियां हैं। ये 4 चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और ये 4 नदियां हैं जो कि डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है, गंगा नदी में अपना जल नहीं गिराती हैं। ये पहले है तो गंगा नदी की ही पार्ट, उसी में गंगा नदी की ही सहायक नदियां हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अपनी जो धाराएं हैं, अपना जल है, वो गंगा नदी में न गिरा के यमुना नदी में मिलती है। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों नदी मालवा के पठार से निकलती हैं और अपना जल यमुना नदी में गिराती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टोन्स और सोन नदी। टोन्स और सोन नदी ऐसी 2 नदियां हैं जो कि अपना जल सीधे गंगा नदी में, प्रायद्वीपीय पठार की ये 2 नदियां हैं जो गंगा नदी में डायरेक्ट अपना जल गिराती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? टोन्स और सोन नदियां, ठीक है। टोन्स नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती हैं और इलाहाबाद जिला अभी बड़ा है ना, यहाँ तक फैला हुआ है, तो इलाहाबाद जिले के किसी एरिया में जाके ये गंगा नदी से मिलती है। और सोन नदी मैकाल श्रेणी के, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है और गंगा नदी में दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ। अब हम पढ़ेंगे बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट है, छूट रहा था। दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ, यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दाहिने तट से मिलने वाली नदी है, बट वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, हिमालय से निकलने वाली
दाहिने तरफ से मिलने के लिए, गंगा में दाहिने तरफ से मिलने वाली, हिमालय से निकलने वाली पहली एक ऐसी नदी है, कौन सी? यमुना नदी, जो कि दाहिने तट में आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट चंबल नदी के बारे में छूट गया था, उसको भी लिखेंगे। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, जिसके तट पर उज्जैन शहर बसा हुआ है। ठीक है। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, जिसके तट पर उज्जैन का शहर बसा हुआ, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? इनका क्रम पहले लिखते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये 6 नदियां हैं जो कि गंगा नदी के बाएं तट में आकर मिलती हैं। ठीक है। रामगंगा, गोमती और घाघरा ये 3 नदियां हैं जो कि गंगा नदी से उत्तर प्रदेश में आके मिलती हैं। कौन कौन सी? ये 3 नदियां हैं जो कि गंगा नदी से यूपी में आके मिलती हैं। गंडक और कोसी ये 2 नदियां हैं जो कि गंगा नदी में बिहार में आकर मिलती हैं। और महानंदा बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर आकर मिलती हैं। ठीक है। रामगंगा, गोमती और घाघरा ये 3 नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के बाएं तट पर मिलती हैं। गंडक और कोसी ये 2 नदियां हैं जो कि बिहार में बाएं तट पर गंगा नदी से मिलती हैं। और महानंदा नदी है जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर गंगा नदी से बाएं तट पर मिलती है। ठीक है। अब एक एक नदियों का थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो देख लेते हैं। गोमती नदी देखते हैं। रामगंगा नदी पहले देखते हैं। रामगंगा नदी यमुना नदी के मिलने से पहले रामगंगा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिल जाती है। फिर इसके बाद गोमती नदी के बारे में आते हैं। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के तराई क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? पीलीभीत के पास फुलहर झील। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी जिला के, मतलब मैदानी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पीलीभीत एक जगह है, उसमें एक फुलहर झील है। फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है और वह आगे की ओर बहते हुए गंगा नदी में आकर मिलती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, और लखनऊ, जौनपुर जैसे प्रमुख शहर जो हैं वो गोमती नदी के तट पर ही स्थित हैं। लखनऊ ऐसे हो गया, जौनपुर हो गया, ये प्रमुख शहर जो हैं गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है। अब बात आती है घाघरा और गंडक नदी।
सॉरी, गोमती नदी को सरयू नहीं, घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जानते हैं। सॉरी फॉर दैट, घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जानते हैं, गोमती को नहीं जानते हैं। गंडक की बात आते हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम नदी या नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी को शालिग्राम या नारायणी, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से होकर आती है और बिहार राज्य में प्रवाहित होते हुए यह गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? यह अपना रास्ता बदलने में माहिर है, मतलब कब अपना रास्ता बदल लेगी कोई किसी को जानकारी नहीं हो सकती, इसलिए ये इसको हम बिहार का शोक कहते हैं। कब बाढ़ आ जाएगी बिहार में कोई उसकी निश्चित समय नहीं है, कब आ सकती है। ठीक है, इसलिए इसको हम कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महानंदा नदी सबसे अंतिम, मतलब लास्ट, पश्चिम पूर्व की ओर से सहायक सबसे लास्ट नदी है महानंदी नदी। किसकी? गंगा नदी की। तो इस पॉइंट को ऐसा लिखेंगे कि महानंदा नदी गंगा नदी की पूर्वी तथा सबसे लास्ट अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, और महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है और यह प्रवाहित होकर गंगा नदी में बाएं तट से आकर मिलती है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग आज गंगा नदी का अध्ययन किया। कहीं पे कोई दिक्कत है आपको तो बिल्कुल मेरे को बताइएगा, हम वहाँ पे आकर आपको बताएंगे और आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, जय